आज हम एक सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। एक इंसान टूटने से ठीक पहले कैसा दिखता है? मतलब क्या कोई निशानियां होती हैं? क्या सतह के नीचे की जो दरारें हैं वो नजर आती हैं? हाँ, आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका स्रोत है द लॉयर्स सीक्रेट लाइफ एंड वेजर का एक हिस्सा। और इसमें हम साइमन नाम के एक वकील की दुनिया में उतरेंगे। हम्म। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक है, एक कामयाब वकील, परिवार, एक अच्छा घर। हम्म। लेकिन ये कहानी उस बाहरी परत को खुरचने के बारे में है, ये देखने के लिए कि अंदर क्या बिखर रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उस दोहरी जिंदगी के बारे में है जिसे बहुत से लोग जीते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये उन छोटे छोटे रहस्यों, उन गुप्त रास्तों के बारे में है जो लोग तब बनाते हैं जब उनकी असल जिंदगी का रास्ता बंद नजर आता है। तो आज हम साइमन के पारिवारिक जीवन की घुटन और उसकी सीक्रेट दुनिया के रोमांच के बीच का जो फर्क है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और सवाल ये है कि जब किसी की जिंदगी का ढांचा चरमरा रहा हो तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है, या शायद खुद को और तेजी से तबाह करने के लिए। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत होती है साइमन और उसकी पत्नी पॉला के रिश्ते से, जो अब मतलब पूरी तरह से टूट चुका है। हम्म। वो तलाक लेना चाहते हैं, पर आर्थिक रूप से ले नहीं सकते। तो वो एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। लड़ाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। हाँ, लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और उनकी जगह अब एक खामोश पीड़ा ने ले ली है, जो शायद झगड़ों से भी ज्यादा जहरीली होती है। ये खामोश पीड़ा शब्द बहुत दिलचस्प है। देखिए, लड़ाई में फिर भी एक ऊर्जा होती है, एक कनेक्शन होता है, भले ही वो नेगेटिव हो। सही बात है। लेकिन खामोशी का मतलब है कि उम्मीद भी मर चुकी है। रिश्ता अब एक जंग का मैदान नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान बन गया है। और इसी घुटन से बचने के लिए साइमन ने एक रास्ता निकाला है। वो रात में घर पर नहीं सोता। हाँ, वो अपने ऑफिस में रुक जाता है। उसमें ऊपर एक स्टोर रूम को एक छोटे से सोने के कमरे में बदल दिया है। एक पुराना सोफा है, एक छोटा टीवी, और वो मन ही मन इस जगह को द क्लोजेट कहता है। ये शब्द द क्लोजेट, ये खुद ही कितना कुछ कह रहा है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सोने की जगह नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ये उसके अकेलेपन का, अपनी ही जिंदगी से अलगाव का प्रतीक है। पर यहाँ एक और बात है। जब घर एक जेल जैसा लगने लगे तो इंसान कहीं और पनाह ढूंढता है। साइमन ने इस जेल से बचने के लिए एक और छोटी अस्थायी कैद चुन ली है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। पर क्या ये सिर्फ एक कैद है, या ये उसकी अपनी मर्जी से चुनी हुई एक छोटी सी आजादी भी है? हाँ, आजादी। एक ऐसी जगह जहां उस पर कोई उम्मीदें नहीं है, जहां उसे पति या पिता होने का नाटक नहीं करना पड़ता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कंट्रोल का भ्रम है। वो अपने बिगड़ते रिश्ते को या अपने बच्चों की दूरी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सही। लेकिन वो ये कंट्रोल कर सकता है कि वो सोएगा कहाँ। ये उसकी जिंदगी के खिलाफ एक छोटा सा खामोश विद्रोह है। अपनी ही बनाई जेल में वो आज़ाद महसूस करता है, क्योंकि उस जेल की चाबी उसी के पास है। और इस सब का असर उसके बच्चों पर पड़ रहा है, खासकर उसकी 9 साल की बेटी जेनी पर। बच्चे तो घर के तनाव के लिए एक बैरोमीटर की तरह होते हैं। हाँ, 2 बड़े बेटे बक और डैनी तो अपनी डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन जेनी वो बहुत समझदार है। कहानी में एक सीन है जहां साइमन पास्ता बना रहा है और जेनी उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वो उन चीजों को महसूस कर लेते हैं जो कहीं नहीं जाती। बिल्कुल। जेनी सीधे पूछती है, आप रात में कहाँ जाते हैं? उफ। साइमन हकला जाता है, एक कमजोर सा झूठ बोलता है कि वो देर तक काम करता है और किसी को जगाना नहीं चाहता। लेकिन बच्चे झूठ पकड़ लेते हैं। हाँ, जेनी उस झूठ को चीर देती है। वो कहती है, बक को लगता है कि आप और माँ तलाक ले रहे हैं, और कहानी बताती है कि ये पहली बार है जब साइमन ने अपने किसी बच्चे के मुंह से तलाक शब्द सुना है। ये एक आईना देखने जैसा है। जेनी के सवाल ने उसे वो सच दिखा दिया जिसे वो नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और उसका बहाना कितना खोखला है, ये भी जेनी की मासूमियत सामने ले आती है। जब वो कहता है कि वो माँ को जगाना नहीं चाहता, तो जेनी पूछती है, आपका बेडरूम तो यहीं घर में है। हाँ, बच्चे तर्क को बहुत सीधे तरीके से देखते हैं। वो वयस्कों के बनाए जटिल झूठ को आसानी से पकड़ लेते हैं। तो साइमन अपनी बेटी के सीधे सवाल से हिल गया है। पर क्या इससे घर में कुछ बदलता है? मुझे लगता है रात के खाने का सीन इसका बिल्कुल उल्टा जवाब देता है ना। हाँ, वो सीन घर के माहौल का एक सटीक चित्र है। दोनों बड़े लड़के कानों में ईयरबड लगाकर बैठे हैं, अपने पिता की तरफ देख भी नहीं रहे। और साइमन उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं कर पाता।
वो जानता है कि इसका नतीजा सिर्फ एक और लड़ाई होगी, जिसमें उसकी पत्नी बच्चों का पक्ष लेगी और वो फिर अकेला पड़ जाएगा। कहानी में वो खुद इस बर्ताव को नजरअंदाज करने को अपनी कायरता मानता है। क्या ये वाकई कायरता है? पता है, साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं इसे। मतलब सीखी हुई लाचारी। अच्छा। ये वो स्थिति है जब कोई इंसान बार बार तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के बाद ये मान लेता है कि उसके पास हालात बदलने की कोई ताकत नहीं है, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। तो साइमन शायद कायर नहीं है, वो बस थक चुका है। हाँ, वो थक चुका है। उसने मान लिया है कि घर में वो हर लड़ाई हारेगा, इसलिए अब वो लड़ता ही नहीं। ये नजरअंदाज करना एक पैटर्न बन गया है। और यही शक्तिहीनता की भावनाओं से घर से बाहर धकेलती है। जब वो रात के खाने के बाद घर से निकलता है तो वो सिर्फ ऑफिस नहीं जा रहा होता, वो अपनी असफलताओं से, अपनी इस लाचारी से भाग रहा होता है, और यहीं से उसकी दूसरी गुप्त जिंदगी शुरू होती है। हाँ, और देखिए कि वो इस गुप्त जीवन को कितनी सावधानी से जीता है। वो अपनी कार ऑफिस के सामने पार्क नहीं करता, नहीं, बल्कि पीछे एक गली में छुपाता है ताकि कोई ये न कहे कि वो अपने परिवार से अलग रह रहा है। ये छोटी सी हरकत भी उसके दोहरे जीवन का कितना बड़ा सबूत है। बिल्कुल, वो एक ही समय में दो सच्चाइयों को जी रहा है और दोनों को एक दूसरे से अलग रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। और वो जाता है चब्स पब नाम की एक जगह पर। बाहर से तो एक साधारण स्पोर्ट्स बार लगता है, पर अंदर ये अवैध जुए का एक बड़ा अड्डा है। और मजे की बात यह है कि ये शहर का एक खुला रहस्य है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी ड्यूटी के बाद वही आते हैं। हाँ, और कुछ तो वीकेंड पर दरवाजे पर बाउंसर का काम भी करते हैं। तो ये जगह अपने आप में किरदार है। ये सिर्फ एक गुप्त अड्डा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां नियम तोड़े जाते हैं, पर सब कुछ एक अनकहे समझौते के तहत। ये तो साइमन की अपनी जिंदगी का ही प्रतिबिंब है। बिल्कुल, जहां वो भी व्यक्तिगत नियमों और सच्चाइयों को तोड़ रहा है। घर में वो शक्तिहीन है, लाचार है, लेकिन चब्स पब में वो एक खिलाड़ी है। यहाँ उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जो उसके घर के तनाव से बिल्कुल अलग है। एक तरह की ईमानदार बेईमानी की दुनिया, जो शायद उसे घर के बेईमान दिखावे से ज्यादा सच्ची लगती है। यहाँ वो वीडियो पोकर खेलता है और खेलों पर सट्टा लगाता है। सब कुछ पर्दे के पीछे, मशीनों में कोई नकद लेन देन नहीं होता। हिसाब महीने के आखिर में कैश में होता है ताकि कोई निशान न रहे। हाँ, और आज रात उसने कैल पॉली और यूसी इरविन के बीच एक बास्केटबॉल खेल पर $500 का दांव लगाया है। और कहानी बताती है कि उसे इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। यही तो बात है, ये पैसे के बारे में कम और एक्शन के रोमांस के बारे में ज्यादा है। हाँ, ये शब्द एक्शन इस्तेमाल हुआ है। और ये बहुत जरूरी है। घर पर उसकी जिंदगी में कोई एक्शन नहीं है, सब कुछ ठहरा हुआ और निराशाजनक है। लेकिन यहाँ हर पल में जीतने या हारने की संभावना है। ये रोमांच उसे महसूस कराता है कि वो जिंदा है। और वो खुद को सही कैसे ठहराता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि उसे जुए की लत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अपने उन दोस्तों की तरह बर्बाद नहीं हुआ है जो इस चक्कर में अपना घर-बार गंवा चुके हैं। वो सोचता है, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, इसलिए मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये कैसा तर्क है? ये आत्मधोखा और रैशनलाइजेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। वो अपनी आदत को दूसरों की बड़ी गलतियों से तौलकर छोटा साबित कर रहा है। इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं। वो वकील साइमन जो कानून का पालन करता है और जुआरी साइमन जो कानून तोड़ता है, को अपने दिमाग में दो अलग-अलग खानों में रखता है, ताकि वो अपने सिद्धांतों और अपने कामों के बीच के टकराव से बच सके। बिल्कुल, वो मानता है कि वो सावधान है और नियंत्रण में है। ये वही नियंत्रण का भ्रम है जो उसे अपने ऑफिस के क्लोजेट में सोने के लिए प्रेरित करता है। तो आज रात वो इस दाव का नतीजा देखने के लिए पब में बैठा होता है। उसकी टीम इरविन 7 पॉइंट से हारने की उम्मीद थी। अगर वो 6 या उससे कम पॉइंट से हारती है तो साइमन जीत जाएगा। खेल खत्म होने वाला है और इरविन 7 पॉइंट से ही पीछे है। मतलब साइमन अपना दांव हारने वाला है। और उस पल में वो वही शक्तिहीनता महसूस करता है जो वो घर पर महसूस करता है। वो स्क्रीन पर चिल्ला नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बस देख सकता है। उसकी गुप्त दुनिया भी उसे धोखा देती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर आखिरी सेकंड में एक चमत्कार होता है। इरविन का एक खिलाड़ी लगभग आधे कोर्ट से एक शॉट लेता है और वो बास्केट में चला जाता है। खेल खत्म। तो इरविन अब भी हारी, लेकिन सिर्फ
4 पॉइंट से। हाँ, और सट्टेबाजी दुनिया में इसका मतलब है कि साइमन $500 जीत गया। वो अपनी कुर्सी से उठता है और कहानी कहती है कि उसके कदमों में एक नई फुर्ती है। ये अंत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीत उसके लिए सिर्फ $500 नहीं है, ये एक संकेत है। हाँ, ये उसे उस जिंदगी में एक छोटी सी सफलता का एहसास कराती है जो हर तरफ से हार रही है। वो एक पति और पिता के तौर पर असफल हो रहा है, पर एक जुआरी के तौर पर आज रात वो एक विजेता है। और कहानी की जो आखिरी लाइन है वो तो सब कुछ कह देती है। हाँ, वो लाइन। उसने आज जो $500 जीते थे वे उस दिन की कानूनी फीसें ज्यादा थे, लेकिन आने वाले कल में बहुत उम्मीद थी। ये उम्मीद कहाँ से आ रही है? अपने काम से नहीं, अपने परिवार से नहीं। ये उम्मीद एक अवैध दाव से आ रही है, किस्मत के एक तुक्के से। ये कितना खतरनाक है। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये छोटी सी जीत उसके इस विश्वास को और मजबूत करेगी कि भले ही उसकी असली जिंदगी बिखर रही हो, लेकिन उसकी ये गुप्त दुनिया उसके कंट्रोल में है और उसे सफलता दिला सकती है। हाँ, ये उसे कल फिर से शायद एक बड़ा दांव लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये एक ऐसा चक्र है जो उसे और गहरे दलदल में खींच सकता है। तो आज हमने साइमन के जीवन के दो चेहरों को देखा। एक तरफ खामोश हताशा से भरा पारिवारिक जीवन है और दूसरी तरफ रहस्यों और रोमांस से भरी एक गुप्त दुनिया। और ये हमें एक बड़े और विचारणीय सवाल पर छोड़ जाता है। जब किसी इंसान के जीवन के मुख्य स्तंभ जैसे शादी, परिवार, करियर विफल महसूस होने लगे, तो उसके बनाए हुए ये छोटे छोटे गुप्त रास्ते उसकी पहचान को कैसे आकार देते हैं? क्या ये गुप्त दुनिया उसे बचाती है या बस एक बड़े पतन की ओर ले जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब आने वाले कल की उम्मीद का पूरा आधार सच्चाई और मेहनत पर नहीं, बल्कि रहस्य और किस्मत पर टिका हो?